नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं नायक की विदाई कैसे होगी भरपाई। तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में बुधवार को सेना का MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत हो गई। सीडीएस जनरल विपिन रावत की मौत की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वो न सिर्फ देश के पहले सीडीएस थे, बल्कि सेना से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट्स पे वो काम भी कर रहे थे। इसमें सेना को आधुनिक बनाने को लेकर बेहद अहम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड प्रोजेक्ट भी शामिल है। विपिन रावत के इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। उनके जाने के बाद अगले सीडीएस कौन हो सकते हैं और अगले सीडीएस के सामने क्या चुनौतियां होंगी, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें इससे पहले जान लेते हैं कि सबसे पहले वो कौन से अहम प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे जिन पर विपिन रावत काम कर रहे थे। वो आर्मी के हथियारों को अपग्रेड करने के लिए स्ट्रेटेजिक तरीके से पार्टनरशिप मॉडल पर विपिन रावत की निगरानी में ही ये काम चल रहा था। एक मॉडल के तहत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को विदेश हथियार निर्माताओं के साथ मिलकर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, सबमरीन और टैंक को साझा तौर पर बनाने की एक अनुमति दी थी। प्रोजेक्ट पर विपिन रावत ने कहा था कि ये सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने में मदद करेगा। हमें धीरे धीरे अपने टैंकों को बदलने के बारे में भी सोचना होगा। हमारे कुछ पुराने सिस्टम को अगले 7 से 8 सालों में बदलना होगा। इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का यही सही समय है। इस साल अक्टूबर में उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना के लिए एडवांस सर्वेलांस सिस्टम हमारी टॉप प्रायोरिटी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हमें अपनी साइबर क्षमताओं को और डेवलप करने पर और फोकस करना होगा, क्योंकि हमारे दुश्मन से साइबर क्षमताओं को डेवलप कर रहे हैं। और सेना के तीनों सेवाएं, यानी बात करें थल सेना, जल सेना और वायु सेना की, तो क्षमताओं में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की योजना पर काम अभी भी जारी था। अभी से लेकर 1 नवंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं को प्रमुख और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। और इसी पर आज हम बातचीत करेंगे कि किन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा था। आने वाले 7-8 साल में जिस तरीके की वो बात कर रहे थे कि हमें पुराने ठर्रे पर ना चलते हुए एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा और उस सिस्टम पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर काम कर रहे थे। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जब विपिन रावत जी नहीं रहे तो उसके बाद नया सीडीएस कौन होगा और नए सीडीएस के लिए किस तरीके की जो है चुनौतियां हमें देखने को मिलेगी। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है रक्षा विशेषज्ञ राजेश भारती जी और सुमन शर्मा जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगी और इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अपने प्रोजेक्ट्स को छोड़कर अधूरा चले गए हैं जनरल रावत। अब बड़ा सवाल यह है कि वो प्रोजेक्ट्स को तो छोड़ के चले गए हैं, लेकिन दर्शकों को हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से वो अहम प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर विपिन रावत जी काम कर रहे थे और अब किस तरह की चुनौतियां नए सीडीएस के लिए रहेंगी। अभी कुछ दिन पहले ही सर्वप्रथम तो विपिन रावत जी जो हमारे सीडीएस थे, उनके इस असामयिक मृत्यु के लिए हम सब जो है दुखी हैं। पूरा देश इस दुख में उनके परिवार के साथ, भारतीय सेना के साथ है। जहां तक सीडीएस विपिन रावत के प्रोजेक्ट की बात है, तो सीडीएस विपिन रावत जी जब आर्मी के जनरल थे तभी वो एक बात को लेके बार बार जो है फोकस कर रहे थे। वो था जो है कमांड जो है डिफेंस का ज्वाइंट कमांड की बात हो रही थी। अभी क्या है कि आर्मी के 7 कमांड है भारत में, एयरफोर्स के भी 7 कमांड है और नेवी के 3 कमांड है। इन सबको मिलाकर एक जो है ज्वाइंट कमांड, 4 ज्वाइंट कमांड बनाने की बात चल रही थी। और अभी कुछ दिन पहले ही उसको लेके एक वित्त मंत्रालय, रक्षा और अलग अलग मंत्रालय जो संबंधित लोग हैं, एक मीटिंग हुई थी जिसमें विपिन रावत ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया था। और अब जो है ज्वाइंट कमांड बनने के बाद जो नई योजना थी उसमें 4 कमांड जो बनाए जाने हैं भारत में, वो उनकी रिपोर्टिंग अब सीडीएस को होनी थी। तो निश्चित रूप से जो है इस ज्वाइंट कमांड के बनने के बाद आर्मी के जनरल, एयरफोर्स और नेवी तीनों जनरल का पोजीशन जो है वो अपने अपने फोर्स में, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में वो सेकंड मैन का हो जाता। ये एक स्थिति बनती। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे विपिन रावत ने काफी काम किया था और इनको लाया ही गया था इसी उद्देश्य से कि ये एक ज्वाइंट कमांड भारत में बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी चाइना और यूएसए इस पे काम कर रहे हैं। वहाँ जो है
ज्वाइंट कमांड होता है जिसमें तीनों सेना के तीनों विंग मिलके काम करते हैं, क्योंकि अब जो दौर आ गया है, क्योंकि अब कोई भी लड़ाई, जैसे हमने कारगिल वार ही देखा, तो कारगिल वार में टारगेट को सॉफ्ट करने के लिए हमने जिस तरह से एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, यदि ज्वाइंट कमांड होता तो एयरफोर्स और आर्मी जिस कोऑर्डिनेटेड तरीके से लड़ती, उस समय जो है एयरफोर्स हमें कवर दे रही थी, लेकिन एयरफोर्स की का जो कवर है वो एयरफोर्स इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रही थी और आर्मी अपने चोटी पे जो कब्जे करने थे अलग अलग पॉइंट्स पे, वो आर्मी उसको अपने लेवल पे कर रही थी। तो ज्वाइंट कमांड होने के बाद जो है एक ही जगह से ऑपरेशन दोनों होता तो शायद बेहतर कोऑर्डिनेशन होता, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि देश को शायद इसकी जरूरत तो होगी ही कि हमें जो है ज्वाइंट कमांड थिएटर, उसको जो है ज्वाइंट कमांड थिएटर पूरी तरह कहा जाता है कि उसकी जरूरत पड़ेगी, और उसके माध्यम से हम आसानी से या बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेटेड तरीके से हम अपने डिफेंस और अटैक दोनों जो है प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बिपिन रावत जी तो चले गए, असामयिक उनकी मृत्यु यहाँ पर हुई है, जो कि हमारे सेना के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अब उनकी जगह किसी को तो बनाना होगा, कोई नया सीडीएस तो यहाँ पर होगा, तो कौन नया सीडीएस हो सकता है? देखिए, ये बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है, और जो भी कल हुआ, तो वो जो 13 जो शहीद, उनकी फैमिलीज के साथ पूरे कंट्री की प्रेयर्स हैं। आपने सीडीएस की जगह कौन लेगा ऐसे पूछा। देखिए, ये सबसे पहले तो ये बहुत ही नई पोस्ट है जो कि क्रिएट हुई थी। इसका पिछले 50 सालों से इसके बारे में बोला जा रहा था कि ये होनी चाहिए पोस्ट, और कारगिल के बाद तो स्पेशली इसके बारे में बोला गया था रिकमेंडेशंस में भी कि ये वाली पोस्ट होनी चाहिए। तो इस सरकार ने ये काम करके दिखाया, लेकिन ये एक हैंड पिक पोजीशन थी। आप अगर देखें अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब जनरल रावत का हुआ था, तो तब भी उनके ऊपर 2 सीनियर्स थे, उनको छोड़कर उन्हें चुना गया था उनकी मेरिट को देखकर और उनकी काबिलियत को देखकर। तो वो भी एक तरह का मेरिटोरियस अपॉइंटमेंट था जो कि इस सरकार ने करके दिखाया था फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमेशा सीनियरिटी के हिसाब से होता था। और सीडीएस भी जनरल रावत को ही लाया गया उनके पूरे 3 साल पूरे होने के बाद। तो ये एक विश्वास और भरोसे वाली बात थी, और एनएसए डोवल और डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, इन सब की एक सहमति से कि उन्हें एक जिस तरह का एक ऑफिसर चाहिए था इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, वो सारी क्वालिटीज उन्हें जनरल रावत में नजर आई। अब जहाँ तक सवाल है कि उनके बाद कौन आएगा, तो यहाँ कोई डिप्यूटी या कोई हायरार्की वाला स्ट्रक्चर नहीं फॉलो हो रहा है जैसे कि सर्विसेज में होता है उनके चीफ को चुनने के वक्त, कि जो सीनियर मोस्ट होता है ऐसे ही कवायद लगाई जाती है कि वो ही बनेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर या तो वो रिटायर्ड को लेकर आना चाहते हैं, अभी नेवल चीफ रिटायर हुए हैं, और 2 महीने पहले एयरफोर्स चीफ रिटायर हुए थे। तो अभी वो दोनों रिटायर्ड हैं, और या वो सर्विंग को लाना चाहते हैं जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, ये फैसला सरकार लेगी। और उन्होंने जो अभी 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, तो अगर जैसे आईडीएस का चीफ फिस्क का अपॉइंटमेंट ऑलरेडी है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ तीनों सर्विसेज में से रोटेशन में चलता है कि आर्मी नेवी एयरफोर्स के तीनों रोटेशन में आते हैं। अगर वो चीज अगर ध्यान में रखी जाए, तो अभी जैसे जनरल रावत को जो 3 साल का अपॉइंटमेंट दिया गया था, उसमें अभी 13 महीने बाकी हैं। तो या तो ये 13 महीने वो एक आर्मी ऑफिसर से ही पूरा करवाना चाहते हैं, या फिर वो इन 13 महीनों को नजरअंदाज करके कोई नया आदमी जो लेकर आएंगे, मतलब वो फ्रेश बिगनिंग करेगा, नए तरीके से स्टार्ट करें। तो ये वाला फैसला सरकार करेगी कि वो सर्विंग ऑफिसर को लाना चाहते हैं या कोई रिटायर्ड को, या किसी आर्मी कमांडर। देखिए, आर्मी कमांडर्स भी जो 3 स्टार होते हैं, उनकी भी काबिलियत और होशियारी और तजुर्बे में कोई कमी नहीं होती है। वो लोग सभी एक लेवल के होते हैं, उनमें से जो सीनियर होता है वो चीफ बनाया जाता है। तो ये देखना है कि वो एक ये हैंड पिक अपॉइंटमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और एनएसए डोवल, ये लोग सब किसके साथ काम करना चाहेंगे, क्योंकि
सीडीएस कोई मामूली पोस्ट नहीं थी. ही इज अ 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर द गवर्नमेंट. बिल्कुल डिफेंस पॉलिसी ग्रुप में ये एडवाइजर हैं. डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को ये हेड कर रहे हैं. और जिस तरह के रिफॉर्म्स ध्यान में रखकर ये वाली पोस्ट बनाई गई थी कि ट्राई सर्विसेज में एक तरह की सिनर्जी बने. और उसके अलावा अगर हम देखें तो एक पर्सनालिटी की भी बात आती है यहाँ. जनरल रावत की एक पर्सनालिटी थी, तो वो एक सब चाहेंगे कि जो अधूरा काम वो छोड़ गए हैं और वैसे भी एक सीडीएस एक चीफ के ऊपर समझे जा रहे हैं और उनका काम भी थोड़ा अलग है, एक इंटरनेशनल प्रोफाइल भी है उनकी. तो उस हिसाब से सब लोग चाहेंगे कि वैसा ही कोई हो, एक पर्सनालिटी वाली बात भी देखी जाएगी यहाँ. ये काफी बोल्ड थे और जैसा होता था वैसे बोलते थे, बड़े फैसले करने में कभी डरे नहीं थे. तो एक इनकी एक पर्सनालिटी थी जैसी कि चाहिए इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए. तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर बहुत काफी होशियारी से ये वाला फैसला सरकार लेगी. बिल्कुल. सुमन जी, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि सीडीएस का पद जो था एक वो बहुत महत्वपूर्ण पद है और बहुत ही मुश्किल होगी इसमें जो नए सीडीएस आएंगे उनको चुनने के लिए. लेकिन क्या लगता है, आपके नजरिए से क्या है, क्या नए सीडीएस के सामने चुनौतियां क्या होंगी? क्योंकि अभी ये पहले ही हमारे सीडीएस थे और जैसा कि आप ही ने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण पद है और ये अभी अभी जो पोस्ट है वो क्रिएट हुई थी कुछ समय पहले ही. तो किस तरीके की चुनौतियां जो है वो नए सीडीएस के लिए रहेंगी? क्योंकि कई अहम प्रोजेक्ट्स थे जिन पर विपिन रावत जी काम कर रहे थे. अब उन काम को भी आगे बढ़ाना है और आगे की चीजें को भी बहुत सफलतापूर्वक आगे लेकर जाना है. बात बिल्कुल ठीक है कि कल से ही जब से ये घटना घटी है सब लोग कह रहे हैं दीज आर लार्ज बूथ्स टू बी फिल्ड. ये बहुत ही बड़े मतलब ये पद इस तरह वैक्यूम छोड़कर गए हैं जनरल रावत की, इसको भर पाना इन्हीं जैसा कोई मतलब हमें मिले ऐसा. देखिए सबकी पर्सनालिटीज अलग होती हैं, सब अलग तरीके से काम करते हैं और तजुर्बे में कोई कमी नहीं होती है. मगर तजुर्बे के अलावा एक सिनर्जी बना के चलना ट्राई सर्विसेज के अंदर भी, उसके अलावा सरकार के साथ और फिर एक इंटरनेशनल एक इमेज होना, इन सारी बातों को लेकर एक ऐसा ऑफिसर चुना जाएगा जो कि ये सारी. और इसके अलावा जो रिफॉर्म जो इन्होंने स्टार्ट करी थी, जैसे सर ने भी बताया, थिएटराइजेशन, जो थिएटर कमांड्स जो बनेंगी, जो ट्राई सर्विसेज होंगी, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इन्हें मिली हुई थी. तो ये वाला काम जो अधूरा छोड़ा हुआ है, ये वाला काम भी पूरी सफलतापूर्वक काम पूरा किया जाए. उसके अलावा जनरल रावत का ध्यान मेक इन इंडिया की तरफ बहुत था, अगर आपने देखा सुना भी होगा. वो पूरी तरह चाहते थे कि जैसे पुराने जो अंग्रेजों के वक्त के जो रीति रिवाज हैं या एक सेना उस पर्टिकुलर मोल्ड में है तो थोड़ा सा इंडियनाइज हो. उसके अलावा मेक इन इंडिया के ऊपर उनका बहुत जोर था और आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में 2 नेगेटिव लिस्ट निकाली है एमओडी ने, जिसमें लिस्ट है उन सब चीजों की जिनका इंपोर्ट बंद किया जाए और जो हिंदुस्तान में ही बनाए जाएं. तो इसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ था. और एक रिसोर्सेज मतलब इंडिया के इंडियन कंपनीज को टेंडर्स मिले ताकि वो काम करें और इंडियन एक वो जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसे बढ़ावा मिले और आगे चल के वो एक्सपोर्ट करने के लायक भी बन सकें. ये सब इरादा इनका था. तो ये वाले काम, अधूरे कामों को जो आदमी पूरा करेगा वैसा वाला ऑफिसर ढूंढा जाएगा. बिल्कुल. राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अपूर्णीय क्षति है ये तो साबित हो गया है और उसके साथ ही नए सीडीएस के लिए क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी ये भी हमने सुमन जी से जान लिया है. लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, आपके नजरिए से क्या लगता है कि क्या इतनी आसान होगी विपिन रावत की भरपाई? में विपिन रावत की अपनी एक शख्सियत थी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में उन्होंने जो काम किया है वो देश भर में सराहा जा रहा था. लेकिन भारत में ये कहना कि आर्मी के पास टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, एयरफोर्स और नेवी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं. और दूसरा, विपिन रावत जो सीडीएस के रूप में कर पा रहे थे या कर रहे थे वो एक पूरी टीम करती है. निश्चित रूप से लीडर जो है उसको लीड करता है, वो फ्लैग बीरर होता है अपने टीम का, सबसे आगे झंडा लेके चलता है. लेकिन वो सारा काम एक टीम कर रही होती है और वो टीम, ठीक है विपिन रावत ने ही चुने होंगे लेकिन वो टीम आज भी मौजूद है.
तो बिपिन रावत ने जो काम छोड़ा है वो काम अधूरा रहेगा या पूरा नहीं किया जा सकेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, हमें एक व्यक्ति को, बेहतर व्यक्ति को लाना होगा। हाँ, एक दूसरे तरह का टसल जो सामने आ सकता है वो ये है कि भारत में या दुनिया में ज्यादातर देशों में सेना का मतलब आर्मी है। एयरफोर्स और नेवी जो है सेकंड और थर्ड पोजीशन होल्ड करती है, और शायद इसीलिए हमने आर्मी से जो है पहले सीडीएस को चुना। अभी इनके कार्यकाल को, अभी सुमन जी ने भी कहा, अभी कुछ जो अप्रोक्स 11 मंथ बच रहा है, तो शायद हम इस बीच के टाइम के लिए हम पुनः जो है किसी आर्मी पर्सन को लेके आए। ये हो सकता है। अब एक नाम आप चला भी रहे हैं नरवणे का, और भी कोई हो सकते हैं, ये अनुमान। वैसे मोदी सरकार के जो काम करने के तरीके हैं, जो नाम मीडिया में आता है सामान्यतः, उससे अलग फैसले होते हैं। तो यदि नाम ये चलाया जा रहा है तो इनका नाम चलने के बाद हो सकता है कि ये रेस से बाहर हो जाए। ऐसा एक जो है एक लाइटर जो है मेरा ये कमेंट है। तो इसलिए बिपिन रावत के काम अधूरे रह जाएंगे। हम जो है ज्वाइंट थिएटर कमांड नहीं बना पाएंगे, ये बात नहीं है। प्रॉब्लम दूसरी है कि जो ज्वाइंट थिएटर कमांड बनाने के बाद अभी तीनों सेना को एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करने के लिए तैयार करना, और एक और चीज जो भारत सरकार ने की थी कि जैसे क्या होता है कि जो हमारा जनरल है 4 स्टार है, बिपिन रावत को हमने सीडीएस तो बनाया लेकिन 5 स्टार नहीं बनाया। अभी तक भारत में 3 5 स्टार रहे हैं, जनरल मानक शाह, अर्जन सिंह एयरफोर्स से, और जनरल करियप्पा, जिनको हम फील्ड मार्शल कहते हैं। तो ये एक भारत में जब सीडीएस के पद का गठन हुआ तभी एक सवाल उठ गया था, और ये सवाल आज भी मौजूद है कि जब आपने सीडीएस बनाया और उसे 4 स्टार ही जनरल रखा, तो आर्मी का जनरल, एयरफोर्स का जनरल और नेवी का जनरल भी 4 स्टार होता है। तो 4 स्टार जनरल जो है कमांड कैसे करेगा? और दूसरा वो जो है उनके, वो तो ऐसी होगी कि जैसे क्रिकेट टीम में जो है कि एक 11 प्लेयर खेलते उसमें एक कैप्टन होता है, तो क्या ऐसी स्थिति जो है बनाने की अगर कोशिश करेंगे, जबकि तीनों अलग अलग सेना के विंग हैं, तो कई चीजें सरकार के लेवल पे भी स्पष्ट नहीं था। यदि हम ज्वाइंट थिएटर कमांड बनाना चाहते हैं तो वो तभी प्रॉपर तरीके से भारत में काम कर पाएगा, या बिपिन रावत का ये प्रयास पूरी तरह सफल तभी हो पाता या हो पाएगा जब आप 5 स्टार जनरल बनाए। जब तक कि सीडीएस 5 स्टार नहीं होगा तब तक ये जो है एयरफोर्स के साथ, इवन आर्मी के साथ भी और नेवी के साथ भी एक कोऑर्डिनेशन का इशू बना रहे। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, अगर बिपिन रावत जी के काम को देखें, जिस तरीके से उन्होंने काम किया और बहुत सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने कुछ चेंजेस करने की भी बात कही, जिसमें ये अभी जो स्वदेशी हथियारों का जो मामला था अभी वो भी गरमाया हुआ था कि अब भारत जो है वो स्वदेशी हथियार भी बनाएंगे। तो इस हथियारों को बनाने के लिए और उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भी बिपिन रावत जी थे। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी, जैसे मैंने पहले बताया, मेक इन इंडिया जो था वो इनिशिएटिव, उसको उन्होंने काफी बढ़ावा दिया, और उन्होंने खुलकर ये वाली बात कही कि ज्यादातर हथियार इंडियन कंपनी से ही बनवाए जाएं, उन्हीं से खरीदे जाएं, और टेंडर्स भी मेक इन इंडिया की तरफ निकाले जाएं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हथियार और प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि यहाँ बनना, या अभी उनका इतना डेवलपमेंट और रिसर्च नहीं हो पाया है कि यहाँ बन सके। इसीलिए वो लिस्ट निकाली गई थी जिसमें 108 पहले और 101 बाद में, ऐसे करके 2 लिस्ट निकाली गई थी कि जिनका यहाँ बन पाना, डेवलप होना वो मुश्किल है, वो बाहर से ही लिए जाएंगे, और जो यहाँ बन सकते हैं और अगर ओपन टेंडर हो रहा है तो इंडियन कंपनीज को भी इनवाइट, इसीलिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत प्रोजेक्ट 75 इंडिया, आपने देखा होगा, वो सबमरीन जो एक्स्ट्रा जो आगे की लाइन है 6, उनमें वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत वो वाला टेंडर निकला है, जिसमें 2 इंडियन शिपयार्ड्स के पास है। अब वो अपने अपने पार्टनर्स चुनेंगे बाहर के देशों से, उनके साथ जॉइंट वेंचर करके उनका डिजाइन लेकर यहाँ कंस्ट्रक्शन होगा, ऐसे है। तो हमेशा जनरल रावत ने ये कोशिश की कि मेक इन इंडिया से अपनी जो इंडिजिनस इंडस्ट्री है उसे बढ़ावा मिले। हमारे पास DRDO है जो कि डेवलपमेंट करता है, रिसर्च करता है। उसके बाद इंडियन कंपनीज हैं, प्राइवेट और PSUs, पब्लिक। तो उन सबको, वो सब मिलकर मतलब एक तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उसके अलावा इंडियन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, और फिर हम एक्सपोर्ट करने की हालत में आए। तो ये उनका एक सपना था कि मेक इन इंडिया से ये सब फायदे हैं और हमें इसी तरफ बढ़ना चाहिए।
तो हमेशा उन्होंने इस बात को लेकर कोशिश बिल्कुल करी। बिल्कुल सुमन जी, लेकिन आपसे एक सवाल और है कि जैसा कि राजेश भारती जी ने कहा कि एक नाम जो हम नरवणे जी का चला रहे हैं, काफी उनके नाम की प्रबल दावेदारी वो कर रहे हैं, सीडीएस अब अगले कौन हो सकते हैं, लेकिन सबसे पुख्ता जो है वो वाकई में एमएम नरवणे जी को माना जा रहा है। अनुभव और सीनियरिटी के हिसाब से भी नरवणे जी आगे हैं। तो आपको क्या लगता है जो उन नरवणे जी का कार्यकाल जो रहा है, क्या उसके लिए वो फिट बैठते हैं आपके नजरिए से? ये देखिए, जनरल नरवणे की रिटायरमेंट में अभी 7-8 महीने बाकी हैं एज आर्मी चीफ। अगर प्राइम मिनिस्टर और जो गवर्नमेंट है वो ये डिसाइड करती है कि उनके वो 7-8 महीने हटा दिए जाए और उन्हें आज ही बना दिया जाए, तो वो एक उनका अपना डिसीजन होगा, वो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा जो सबको मानना पड़ेगा। फिर वहां पे फिर जो वहाँ वैक्यूम जो क्रिएट होगा आर्मी चीफ का, फिर वहाँ एक चीफ को उन्हें लेकर आना पड़ेगा, और चीफ को लाने के वक्त भी उन्हें ये देखना पड़ेगा कि जिसके पास कम से कम 2 साल होने चाहिए रिटायरमेंट में। वो एक ऐसे चीफ को नहीं ला सकते हैं जो भी सीनियर मोस्ट होगा उसको हो सकता है उसे ना ला पाए क्योंकि उसके पास इतना वक्त ना हो। बहुत सारे कंसिडरेशंस हैं जो कि देखे जाते हैं कि आगे किसके पास कितना वक्त है, कौन कब रिटायर हो रहा है। क्योंकि अगर किसी ऐसे ऑफिसर को लाया जाए जो 6 महीने में रिटायर हो रहा है, फिर उसके बाद एक और चीफ लाना पड़ेगा, ये सब नहीं मतलब एक कंटिन्यूटी वाली बात है। तो वो सरकार क्या फैसला करेगी वो अभी देखने वाली बात है। कि जैसे मैंने बताया, अभी जनरल रावत को ही टाइम था 3 साल में, अभी उनका 1 साल से ऊपर बाकी है। तो अगर तो सरकार ये फैसला करती है कि ये जो 1 साल से ऊपर जो वक्त है अभी, इसे कोई आर्मी का ही ऑफिसर पूरा करे, तो वो आर्मी ऑफिसर ला सकते हैं। और या फिर अगर वो रोटेशन जिस तरह चलाना चाहते हैं कि भाई जैसे सिस्क का अपॉइंटमेंट चलता है रोटेशन से, जो आईडीएस के चीफ हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, अगर वो ऐसा कुछ सिस्टम शुरू करना चाहते हैं तो वो उस हिसाब से देखेंगे कि अभी नेवी और एयरफोर्स के चीफ रिटायर हुए हैं, वहां से लाना चाहते हैं, या किसी और 3 स्टार को लाना चाहते हैं, या जनरल नरवणे को वो जल्दी रिटायर करके यहाँ लाना चाहते हैं जो सिर्फ 1 साल के लिए, या फिर उन्हें भी 3 साल का वक्त मिले। मतलब ये सारी चीजें सीसीएस की मीटिंग में डिस्कस होंगी। इसीलिए सरकार ने कल अनाउंसमेंट करी थी कि वो कुछ दिन इसमें लगेंगे इस अपॉइंटमेंट को डिसाइड करने में, क्योंकि ये एकदम इतनी जल्दी और अचानक हुआ है कि इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। और ना ही ये कोई हायरार्की है कि यहाँ कुछ पता चले कि इनके बाद ये बनने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार की मर्जी पे है कि वो अपने ऐसा ऑफिसर लेकर आए जो अधूरे काम है उन्हें भी पूरा करें, और उसके अलावा भी जो उनके जो दूसरे एंगेजमेंट होते हैं और उनकी तरफ भी उनका ध्यान हो। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो आज हम बात कर रहे थे नायक की विदाई कैसे होगी भरपाई, इस पर विपिन रावत जी की जगह आखिर कौन ले पाएगा, नया सीडीएस कौन होगा, किस तरीके से उन्होंने काम किया था और नए सीडीएस के लिए क्या कुछ चुनौतियां होंगी, इस पर हमने बात की। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।